अपघटन अभिक्रिया। अभी हम लोगों ने संयोजन अभिक्रिया की और संयोजन अभिक्रिया के साथ साथ कुछ उदाहरण हम लोगों ने यहाँ पर देखे। अब हम लोग समझने वाले हैं अपघटन अभिक्रिया। अपघटन का मतलब यहाँ हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया यहाँ होगी। जैसे यहाँ एक लड़की आपको दिख रही है बच्चों, और इसके पास इधर देखिए यहाँ लगा हुआ है एक बर्नर। बर्नर का मतलब होता है, देखो यहाँ दिख रहा है बर्नर है, स्टोव है, इसके पास क्या है, स्टोव या बर्नर आप बोल सकते हो। इस बर्नर की सहायता से इसने क्या जलाया, इसको जलाया, यहाँ से गैस उत्पन्न होगी या ऊष्मा उत्पन्न होगी यहाँ से। फिर इसने इसके पास एक परख नली है जिसको बोल सकते हो आप क्वेथन नली। क्या नाम दिया है यहाँ, क्वेथन नली, जिसके अंदर ये जो पदार्थ होगा ये उबल सकता है, तो नाम हो गया क्वेथन नली। तो यहाँ इस क्वेथन नली के अंदर इसने क्या डाले, देखो सबसे पहले ध्यान रखना इसके पास एक बर्नर है, तो हम बर्नर बनाएंगे। ये लो, ये एक स्टोव बना दो या बर्नर इसने बनाया, यहाँ से क्या निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी, या इससे हम लोग गर्म करेंगे पदार्थ को। उसके बाद इसके पास एक क्वेथन नली है जिसको हम लोग परख नली भी बोल सकते हैं, इस प्रकार की शेप में है ये, ठीक है। ये तो था बर्नर। अब इसको सामान्य पेपर में कैसे बनाएंगे हम वो समझा रहा हूँ मैं आपको। ये बर्नर है, इस बर्नर के साथ ये है बच्चों क्वेथन नली, जिसमें हम किसी पदार्थ को उबाल सकते हैं, क्वेथन नली है। और यह क्वेथन नली का सिरा खुला हुआ है जिसको आपको अपने पड़ोसी या किसी और की, मतलब मान लो जब पदार्थ गर्म होगा तो इसका जो खुला हुआ सिरा है इसे किसी की ओर नहीं करना है। मान लो आपके पास में कोई दोस्त खड़ा हुआ तो वो आपका पड़ोसी हुआ, तो उसकी ओर नहीं करना है ना खुद की ओर करना है, थोड़ा सा उसको ऐसे टेढ़ा रखा हुआ रखना है, ठीक है। अब इस क्वेथन नली के अंदर क्या डाला मैंने, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स। ये लो, ये हम लोगों ने यहाँ फेरस आयरन के कुछ क्रिस्टल्स यहाँ डाल दिए बच्चों, यहाँ लिख देना इनको बोलते हैं फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट, लोहे के क्रिस्टल्स हैं। यहाँ लिख देते हैं फेरस सल्फेट के क्रिस्टल, मतलब टुकड़े। हम लोगों ने तीन चीज़ अब आपको मैंने समझाया। सबसे पहले मैंने एक बर्नर लिया, बर्नर के ऊपर मैंने एक क्वेथन नली या परख नली बोल दे तो सामान्य भाषा में, जिसके अंदर कोई पदार्थ उबलेगा या गर्म किया जाएगा। क्या लिया, उबालने के लिए फेरस सल्फेट लिया। ये आपके सामने गिवन है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स है। जैसे ही आप इसको गर्म करते हो तो यहाँ से क्या बनेगी, एक गैस बनेगी। तो क्या लिखा, गैस को धीमे से अपनी नाक की ओर मोड़ दीजिए। अब इधर आपका कोई पड़ोसी खड़ा है, उसकी तरफ नहीं भेजना है। इस अभी ऐसे करके मान लो आप यहाँ खड़े हुए हो, आप यहाँ हो बच्चों, आप यहाँ से इस प्रैक्टिकल को कर रहे हो, ठीक है ना। अब इस श्वसन नली का मुंह अब आपको अपनी ओर करना है। इसमें से क्या जो गैस निकलेगी, यहाँ से जो गैस निकल रही होती है इसकी गंध को पहचानना है, इसकी जो स्मेल जो आ रही है कैसी आ रही है उसे पहचान के बताएंगे कि कौन सी गैस यहाँ से निकली। तो ये एक डायग्राम है जो आप एग्जाम के अंदर ड्रॉ कर सकते हो। इसको एक बार देख लीजिए अगेन। ये इस प्रकार से आपको ये ड्रॉ नहीं करना है ना, ये आपको खुद का इमेज नहीं बनाना है पेपर में, केवल इतना सही आपको ये ड्रॉ करना है, ठीक है। अब होगा क्या, देखो हम लोग यहाँ देखेंगे कि कौन सी गैस यहाँ से निकलने वाली है। देखो बच्चों हमने क्या लिया, फेरस सल्फेट। तो देखें यहाँ फेरस सल्फेट, ये हुआ फेरस, ये तो हुआ आयरन, और ये हो गया सल्फेट समूह, तो नाम हो गया फेरस सल्फेट। कैसे स्टेट में, सॉलिड, क्योंकि क्रिस्टल्स लिए हैं। इसको हम लोगों ने गर्म किया, इसको दी मैंने ऊष्मा, लिख दिया यहाँ ऊष्मा दी। देखो ऊष्मा देंगे तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो गया, ऊष्मा ले रहा है। ये टूटेगा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड के अंदर। इसका किसमें टूटा, Fe2O3, ये भी सॉलिड के अंदर टूटेगा। प्लस यहाँ से दो गैसें निकली, एक का नाम है सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी गैस के रूप में बना, और एक निकलेगी बच्चों सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, दोनों ही क्या हैं, गैसें हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाएगा, कितने इसके मॉलिक्यूल्स हैं, दो हम लोगों ने यहाँ इसके लिए FeSO4 के दो अणु लिए, और ये टूट करके इस प्रकार से Fe2O3, SO2 और SO3 गैस के फॉर्मेट में है, जबकि Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड ये सॉलिड स्टेट के अंदर है। तीनों मिलकर के, ये पदार्थ मिलकर के क्या बना रहा है, इस प्रकार से ये फेरिक ऑक्साइड का निर्माण प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। तो बच्चों ये हुआ अपघटन अभिक्रिया, हम लोगों ने यह ऊष्मा दी और पदार्थ का क्या हो गया, अपघटन हो गया। आइए चलते हैं अगले बिंदु की ओर। इस अभिक्रिया में आप देख सकते हैं कि बच्चों क्या, कि एकल अभिकारक जो था वो टूट कर सरल उत्पाद देता है। देखो संयोजन अभिक्रिया में क्या था, आपने देखा वहां कि संयोजन अभिक्रिया में अभिकारक दो थे, अभिकारक दो या दो से अधिक थे। अभिकारक जो थे वो दो या दो से अधिक थे, दो या दो से अधिक क्या थे, अभिकारक, दो या दो से अधिक
अभिकारक जो थे वो टूट करके बच्चों क्या बना रहे थे, वहां एक एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा था। मतलब ये दोनों आपस में जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। आपने कहा ठीक है सर, ये तो हुआ संयोजन अभिक्रिया, लेकिन विघटन या अपघटन अभिक्रिया में क्या हो रहा है, यहां आपने देखा कि एकल उत्पाद था, इसका जस्ट अपोजिट। इसमें क्या हुआ, यहां आपके पास केवल एकल अभिकारक है, यहां अभिकारक कितना है, एक। तो यहां जो मेरे पास अभिकारक है बच्चों वो का है एक, वो कैसा है, एकल है, अकेला है। और जो उत्पाद बन रहा है वो 2 या 2 से अधिक बन रहे हैं। 2 से अधिक क्या बनेंगे, या तो 2 बनेगा, या तो 2 बनेगा, या 2 से अधिक क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। तो उसका अपोजिट हो गया ना, किसका, संयोजन का। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस भी आपको याद रखना है कि संयोजन में और अपघटन में क्या अंतर होता है। संयोजन में 2 या 2 से अधिक अभिकारक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, जबकि विघटन अभिक्रिया में या अपघटन अभिक्रिया में एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ आपको समझने वाली थी। अतः यह एक अपघटन अभिक्रिया है। और एग्जाम्पल देखो, कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, भाई यदि आप इसको गर्म करते हो कैल्शियम कार्बोनेट को, तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर हमें पता है कि सर ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर टूट जाता है। तो ये भी क्या है, अपघटन अभिक्रिया है। तो जब अपघटन अभिक्रिया को या अपघटन अभिक्रिया में किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तापीय अपघटन भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना, अपघटन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या होता है, तापीय अपघटन भी होता है। भाई ऊष्मा दे रहे हैं तो ताप तो बोल ही सकते हैं ना। इधर देखो ये लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सी अवस्था में, सॉलिड स्टेट के अंदर है। तो इसका चूना पत्थर बोलते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, चूना पत्थर। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग चूना पत्थर भी बोल देते हैं। इसको आप लोगों ने ऊष्मा दी, इसको आप लोगों ने ऊष्मा दी, हीट दी। इसको आप लोगों ने क्या दी बच्चों, हीट दी। जैसे ही आप लोग इसको ऊष्मा देते हो तो ये टूटेगा, इसका अपघटन होगा। तो ये टूटा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ये तो वापस सॉलिड बना और ये क्या बनी, गैस। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, लेकिन यहाँ ऊष्मा का भी ध्यान रखना है कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का यह उदाहरण है। आगे देखिए बच्चों, अगला बिंदु ये देखिए, वापस एक एग्जाम्पल आपके सामने है। क्या, एक बर्नर है, उस बर्नर के ऊपर आपने एक क्वेथन नली या कोई भी आपके पास एक नली है जिसका नाम परख नली बोल सकते हो, क्योंकि इसके अंदर हम किसी पदार्थ को गर्म करेंगे तो इसका नाम क्या है, क्वेथन नली। थोड़ा समझना इनको, क्योंकि ये पेपर के अंदर आपको ऐसे डायग्राम बनाने होते हैं। सबसे पहले इस प्रकार से आपने एक बर्नर लिया, उस बर्नर को बर्नर की सहायता से ऊष्मा दी, ये एक परख नली, इसको नाम दिया क्वेथन नली। अब यहाँ एक चिमटा लिया, एक चिमटे की सहायता से आप लोगों ने किसी पदार्थ को पकड़ा हुआ है मान लो, और इसके अंदर क्या डाला हुआ है, लेड नाइट्रेट। आपने किसको पकड़ा हुआ है, चिमटे की सहायता से, जो चिमटा लिया हुआ है इसकी सहायता से आपने परख नली या क्वेथन नली को पकड़ा हुआ है। और जैसे ही आप इस लेड नाइट्रेट को आप गर्म करते हो, इसको आप उबालोगे तो क्या होगा, वो हमें सीखना है। क्या, देखो बच्चों यहाँ लिखा हुआ है, ये क्वेथन नली ली, उसमें लगभग 2 ग्राम क्या लिया, लेड नाइट्रेट। देखो लेड जो होता है, लेड को लिखते बच्चों पीबी से, इसका प्रतीक क्या होता है, पीबी। लेड जो है इसका प्रतीक देखो, इधर सफेद में दिखेगा नहीं, फिर इधर लिख देते हैं लेड। और लेड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सीसा। क्या बोल देते हैं, सीसा। और यहाँ इसका जो प्रतीक होता है वो होता है बच्चों पीबी। क्या होता है, पीबी। और नाइट्रेट है, और नाइट्रेट के लिए हम लोग सामान्यतः NO3 काम में लेते हैं बच्चों। नाइट्रेट के लिए हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, NO3। तो ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो हम लोगों ने क्या लिया, 2 ग्राम लेड नाइट्रेट PbNO3 लिया। इसके बाद क्वेथन नली को चिमटे से पकड़कर आग पर गर्म करते हैं तो क्या होगा, वो हमें देखना है। क्या यहाँ कोई गैस निकलेगी, क्या यहाँ कोई रासायनिक प्रतिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसे हमें देखना है। तो देखिए हमने क्या देखा कि हम लोग क्या देखते हैं कि भूरे रंग के धुएं से के उत्सर्जन को हम लोगों ने यहाँ देखा। ये धुआं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का होता है। अतः जैसे ही आप लोगों ने उस लेड नाइट्रेट को बच्चों, ये देखो ये आपका बर्नर है, ये आपका बर्नर है, यहाँ से निकल रही है गैस, सॉरी यहाँ से आप लोगों ने ऊष्मा दी, ये आपने यहाँ इसके ऊपर लगाया परख नली को, यहाँ डाल दिया लेड नाइट्रेट को गर्म किया, और ये किसी चिमटे की सहायता से इसको पकड़ा हुआ है।
ठीक है, और ये आपका हाथ, इधर आपने चिमटे की सहायता से हाथ से इसको पकड़ा हुआ है। जैसे ही आप इसको गर्म करते हो बर्नर की सहायता से, तो यहाँ से हल्का भूरे रंग की गैस आपको दिखाई देगी, भूरे रंग की गैस आपको दिखाई देती है, और इस गैस का नाम होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या नाम होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के 2 परमाणु तो लगा दिया डाई, तो ना बन गया डाइऑक्साइड। ठीक है, तो रिएक्शन देखो, रिएक्शन क्या था? लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का सामान्य सूत्र PbNO3 का होल ट्वाइस यहाँ लगाया, और कितने एटम, इसके कितने मॉलिक्यूल लिए? 2। ये कैसी स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है। इसको मैंने गर्म किया बच्चों, ऊष्मा दी। जैसे ही मैंने इसको ऊष्मा दूंगा तो ये टूटेगा। ये लेड नाइट्रेट जो है ये टूटेगा किसके अंदर? लेड ऑक्साइड के अंदर। तो इसके कितने एटम, कितने लेड ऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2। तो 2PbO प्लस 4NO2। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है इसके 4 मॉलिक्यूल हैं, प्लस में ऑक्सीजन गैस भी आपको निकलेगी। बच्चों एक बार इसको देख लो, क्या ये अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है। देखो Pb और PbNO3 का होल ट्वाइस, जब हम लोग इसको लिखते हैं तो हमें पता है कि सर Pb जो है, ये Pb है हमारे पास, इसके कितने एटम है? Pb के 2, क्योंकि 2 इससे गुणा हो रहा है। आगे लिखा हुआ है NO3 का होल ट्वाइस, मतलब नाइट्रोजन के 2 एटम नाइट्रोजन के, O3 मतलब 2, मतलब ऑक्सीजन के कितने हैं? 6। आगे आओ, इधर देखो PbO, Pb के कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितना है? पहले सूत्र में 2। फिर उधर चलते हैं, इधर नाइट्रोजन कितना है? 4। नाइट्रोजन कितना है? 4। आगे ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 8। ऑक्सीजन हो जाएगा 8, और इधर भी ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 2। तो क्या ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है क्या? चेक करो, इधर भी 2, इधर लेड के 2, इधर भी लेड के 2। इधर ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रही है 6। इधर देखो एक बार भाई, इसके 2 से गुणा कर दिया, लेकिन इसको इनसे भी तो गुणा करोगे ना आप लोग, तो ये 2 दूनी 4 नाइट्रोजन हो जाएगा, 4 नाइट्रोजन हो जाएगा, और 3 दूनी 6, और 6 दूनी 12। देखो ऑक्सीजन 12 होगी बच्चों, क्योंकि 6 तो यहाँ है, 6 को 2 से गुणा करोगे तो 12। अब देखो इधर ऑक्सीजन 2, 8, 10 और 2 12, इधर 12 हो गया, और नाइट्रोजन कितना हो गया? 4। तो लेड नाइट्रेट का आपको फॉर्मूला समझ में आ गया। ये जब बैलेंस करके लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखना होता है। तो आपको क्या समझना है? लेड नाइट्रेट PbNO3, अभी हम लोगों ने शायद PbNO3 बताया था, थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे। PbNO3 का होल ट्वाइस, ये क्या होता है? लेड नाइट्रेट। इसके हम लोगों ने कितने मॉलिक्यूल्स लिए? सभी के 2 ले लिए, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए। तो ये लेड नाइट्रेट का, इस 2 को तो चाहे लगाओ चाहे मत लगाओ, लेकिन आपसे कोई पूछ लेना कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो PbNO3 का होल ट्वाइस, ये याद रखना है। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है।